नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। अगर आप हरियाणा और पंचकुला में रहते हैं तो यहां के रियल एस्टेट से जुड़ी एक बहुत ही खास खबर है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के रेरा में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है जिससे लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल देश भर में रेरा से पास हुए आदेशों में एक जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये कि रेरा में कमजोर रिकवरी मैकेनिज्म का फायदा उठाकर अपने खिलाफ पास हुए आदेशों को बिल्डर हवा में उड़ा देते थे। जीतने के बाद भी घर खरीदार उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए दर दर भटकते नजर आते थे। इस पर गुजरात रेरा ने अपने रिकवरी मैकेनिज्म को दुरुस्त किया था, लेकिन वहां भी कुछ बाध्यताएं थी। अब हरियाणा सरकार ने राज्य के रेरा में एजुकेटिंग ऑफिसर को रिकवरी के लिए कलेक्टर की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। यानी अब रिकवरी के लिए रेरा की प्रशासन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो अब कैसे रिकवरी बेहतर होगी, कैसे हरियाणा रेरा से देश के अन्य राज्यों के रेरा को सीखने की जरूरत है ताकि पास हुए आदेशों पर लोगों को वास्तविक न्याय मिल सके, इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर के खंडेलवाल हैं हमारे साथ, पूर्व चेयरमैन हरियाणा रेरा, और हमारे साथ अभय उपाध्याय हैं, प्रेसिडेंट एफपीसी और सदस्य हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के। तो बहुत स्वागत करेंगे के खंडेलवाल सर और अभय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खंडेलवाल सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अच्छी बात यह है कि बिना किसी बाध्यता के रिकवरी मैकेनिज्म अब और बेहतर होगा, खासकर रेरा में। लेकिन आपसे हमने कई बार बात की, आपने रेरा के सुधार के लिए मुखर होकर बात की, जिसका नतीजा हमने इस तरह के बदलावों को होते हुए देखा भी। बड़ा सवाल यह है सर कि शक्तियां तो पहले से निहित होनी चाहिए थी, फिर इतनी देरी क्यों? जो रेरा कानून है, उस कानून का जो सेक्शन 40 है, उसमें दो प्रावधान है। एक प्रावधान है मनी रिकवरी का, यानी चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो कॉम्पेंसेशन हो, चाहे वो रिफंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, उसकी रिकवरी के लिए जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 40 का, उसमें दिया हुआ है कि एज प्रेस्क्राइब्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वो रिकवर होगा। सब सेक्शन 2 जो है 40 का, वो कहता है कि एनफोर्समेंट ऑर्डर्स का कैसे होगा। शुरुआत में हरियाणा सरकार ने जब नियम बनाए थे तो उस समय 40(2) के तहत जो सिविल कोर्ट की पावर्स थी, वो पावर्स उसको दे दी गई रेरा को, ताकि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स उन पावर्स का इस्तेमाल करके रिकवरी भी कर सके और एनफोर्समेंट ऑर्डर्स का भी करा सके। कानून ने तो एक बहुत बड़ी ताकत दी रेरा को कि जो एनफोर्समेंट था इन ऑर्डर्स का, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट, कॉम्पेंसेशन और रिफंड का, उसको सरकार के रेवेन्यू के बराबर माना गया। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की जो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर बड़ा ही प्रोसीजर ऐसा है, बहुत ही कोर्सिव प्रोसीजर है। अबे सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। सबसे बड़ी चिंता ही इस बात की थी कि रेरा से ऑर्डर जो पास हो जाते थे उनको एग्जीक्यूट कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब हरियाणा में कम से कम इस बात की चिंता खत्म होती हुई दिख रही है, जैसा कि खंडेलवाल सर ने भी कहा। आपका रिएक्शन क्या है इस आदेश को लेकर? दीपक जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। वैसे तो सर ने काफी डिटेल में समझाया, लेकिन इसमें दो तीन बातें खास हैं। पहली तो ये है कि इस कानून को आए 7 साल हो गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये चीज शुरू से ही समझ में आ रही थी कि जो ऑर्डर पास हो रहे हैं रेरा के द्वारा, वो उसको बिल्डर मान नहीं रहे हैं और होम बायर्स को तकलीफ हो रही है। रिफंड के केस में एक तकलीफ और ऐड हो जा रही थी कि उनको अब इस ऑफिस से छोड़ करके कलेक्टर ऑफिस भी भागना पड़ रहा था। अब दो चीजें इस बात में यह आती हैं कि चलिए, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर आई कि कम से कम हरियाणा ने इस बात को माना और उन्होंने एक कलेक्टर के जो पावर है उस पूरे पावर को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को वेस्ट कर दिया। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जितना तक मेरे नॉलेज में है, सर फिर उसको ठीक कर देंगे, कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे हैं, तो वहां पे वो दिक्कत आएगी नहीं, उनको वो पावर दिया जा सकता है। मेरे को लगता है कि ये चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी काम, इससे दो चीजें तो अच्छी हो गई। पहली तो ये कि कल ये जो सारे के सारे अथॉरिटीज भी, जिनकी जितनी से भी मेरी बात हुई है और जितनी भी मेरी किसी मीटिंग में आए हैं, 1-to-1 हो चाहे ऑफिशियल मीटिंग में हो, सारे लोग ये, और प्रेस में भी ये बात कहते थे कि मैं क्या करूं जी, मेरे पास में कोई पावर नहीं। जबकि इस बात से मैं सहमत तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि उनको पावर नहीं है, तो अब ये पावर उनको मिल गया है। और मेरे को लगता है कि अब इस वजह से वो लोग काम जो है अपना तेजी से कर पाएंगे। और दूसरा, जो होम बायर था, उसको दर दर जो धक्का खाना पड़ रहा था कि एक बार रेरा ऑफिस, वो कहता था हम कलेक्टर के यहाँ भेज दिए हैं, फिर वो कलेक्टर ऑफिस जाता था, अब उसको वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है
कि पावर तभी काम आएगा जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। हम अभी तक ये देख रहे हैं कि अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट है अपने पावर को इस्तेमाल करने में, और अगर वैसा हुआ तो जी। ये पावर भी किसी काम का नहीं रहेगा। 7 साल बीत चुके हैं रेरा को आए हुए खंडेलवाल सर। भले ही हरियाणा के घर खरीदारों को अब उनके हाथ काफी मजबूत होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों का क्या होगा? इस तरह के बुनियादी बदलाव के लिए किस बात का इंतजार है बाकी राज्यों के रेरा को? देखिएगा कि अभय उपाध्याय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि पावर तो हो सकती है आपके पास, पर पावर का यदि आपने इस्तेमाल नहीं किया तो पावर किसी काम की नहीं है। बहुत हद तक यह स्थिति सही है। हमारे यहाँ भी शुरुआत में ये समस्या थी हरियाणा में, लेकिन हम लोगों ने सब सेक्शन 2 का प्रयोग करके सिविल कोर्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने शुरुआत में बहुत सारे एग्जीक्यूट किए। हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो धारा 27 है जी। उसके सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजन है कि Okay. एनी पर्सन, उस पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर दी जा सकती है। ही कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर मींस फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर और कलेक्टर। जी। तो इसमें एंड ये दिस सेक्शन हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स। कुछ स्टेट्स ने प्रोविजंस किए हुए थे, लेकिन वो प्रोविजन इसी तरीके के थे भाई एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो बजाय उन्होंने पावर अपने रेरा के ऑफिसर्स को देने के रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास ही रखी। चूंकि 7 साल का पीरियड एक बहुत होता है एक एक्ट के प्रॉपर। अभी तक ये एक्ट मतलब देखा जाए तो प्रॉपरली अभी तक ये एक्ट इतना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसके रिजल्ट जितने आने चाहिए थे जो आशा की गई थी इस एक्ट से, लेकिन स्पेसिफिक पावर की कमी के कारण इतना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। अब चूंकि हमें आशा करनी चाहिए कि एक और हमें हर चीज पर हमें भरोसा रखना चाहिए कि भरोसा होगा तभी हम आगे आगे बढ़ेंगे। और इसके कारण एलओटीज को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। 100%। और एलओटीज को जो परेशानी होती थी अब तक, इसमें चूंकि पावर्स क्या है 8 डिफरेंट किस्म से, यानी सरकार का जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी करते हैं तो उसमें 8 डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं किस तरह से रिकवरी होगी। सबसे पहले एक सर्टिफिकेट जारी हो गया, सर्टिफिकेट जाने के बाद डिमांड जारी हो जाएगी, डिमांड पे उसने पैसा दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज रेवेन्यू ऑफिसर के पास यानी कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो अपने किसी भी ऑफिसर की ड्यूटी लगा सकता है कि इस आदमी को अरेस्ट करो, डिटेन करो, अरेस्ट करो, मेरे पास लेके आओ। ओके। और चूंकि वो खुद कलेक्टर है रेवेन्यू ऑफिसर, चूंकि यहाँ जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कलेक्टरी पावर नहीं है, तो यहाँ तो रेवेन्यू ऑफिसर को कलेक्टर के पास ही ले आना, उसके पास ही आएगा वो। ही कैन डिटेन हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने से अंदर रख सकता है। जाहिर तौर और पर बिल्कुल सर, बड़ा रिलीफ है। हरियाणा के जो है एलओटीज को इससे एक बड़ा फायदा होगा। अब सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता के लिए जबरदस्त काम किया है। पहले प्रोजेक्ट्स की जानकारी गोलमोल रहती थी, अब कम से कम हम ऑनलाइन चीजों को देख तो पाते हैं, लेकिन डेवलपर्स अब भी तिमाही अपडेट नहीं करते हैं और भी कई तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर रेरा अथॉरिटीज के जो सालाना रिपोर्ट होती है वो भी अपडेट होती हुई नहीं दिखती है। तो ये मुस्तैदी कैसे आएगी? दीपक जी, एक चीज मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं और इनफैक्ट सारे देश के जो आपके दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो जहां तक पारदर्शिता की बात है, जब मैंने इसको पूरी तरह से ऑडिट किया, चाहे भले ही वो एक केस का रहा हो, एक स्टेट को लेकर के रहा हो, एक प्रोजेक्ट को लेकर के रहा हो, लेकिन हर पैरामीटर में मेरे को रेरा फेल दिखा। और मैं आपके सामने ये बातें रख देता हूं सो दैट कि लोगों को क्लियर हो जाए। आप कहते हैं कि लोग जाके वेरीफाई कर लें वेबसाइट में कि वो जो भी कुछ उनको ब्रोशर में या एडवर्टीजमेंट में बोला गया फैसिलिटीज एमिनिटीज, क्या वो वेबसाइट में रेरा के रजिस्ट्रेशन लेते समय वो बताई गई हैं? मेरे को वैसा कुछ नहीं मिला। रेरा बिल्डर अपने वेबसाइट में अगर 8 या 10 या 11 फैसिलिटीज एमिनिटीज बता रहा है तो केवल एक मेरे को उनके रेरा के वेबसाइट में मिली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं जाकर के रेरा में क्या चेक कर लूंगा जब वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो, और ये कैसे हो रहा है? उसके बाद आप दूसरी चीज देखिए, मेरे एग्रीमेंट के साथ में क्या टर्म्स होंगे। खंडेलवाल सर इस बात को कंफर्म करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आपको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी रहनी चाहिए और उसको वेबसाइट में लगाना चाहिए। मेरे को वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी न तो प्रमोटर के वेबसाइट में मिली, न तो मेरे को रेरा के वेबसाइट में मिली। जब रेरा नहीं था अस्तित्व में तो वो सब आज भी अगर चल रही है और आज भी मेरे को पता नहीं है कि मैं अगर आपके साथ कोई डील करूंगा तो उसमें किस किस टर्म्स में मेरे को साइन करने पड़ेंगे, ये मेरे को आज भी पता नहीं है। और 10% पैसा मैं दे दूंगा तो आप मेरे को बताएं कि ये रेरा के आने से कैसे फायदा हुआ।
तीसरी बात आप लीजिए, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घर की सीलिंग की हाइट की क्या होगी, मेरा मेक और ब्रांड्स जो भी लगेंगे फिटिंग्स के फर्नीचर्स के वो क्या होंगे, कहीं पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आप मेरे को बताइए, तो बेसिक चीजें थी ना। उससे भी बड़ी बात दीपक जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम था इसमें एग्रीमेंट में, खंडेलवाल सर इसको कंफर्म कर देंगे कि आप बिना रजिस्टर किए प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। आज कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं है जहां पे मैंने अपने सोर्सेज से पता किए, जहां पे बिना रजिस्ट्रेशन किए लोग प्रोजेक्ट को अपने बेच न रहे हो, चाहे वो जिस नाम से भी बेच रहे हो। तो आप क्या बताइए, मेरे जैसे आदमी को ये बात पता चल जा रही है। खंडेलवाल सर, आपने कई किताबें लिखी हैं, कानून की जबरदस्त जानकारी रखते हैं। बीते 7 सालों में आप रेरा की स्थिति कहां देखते हैं? क्या अपने लक्ष्य को पाने के लिए यह पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है या और कई बदलाव करने की जरूरत है? रेरा अथॉरिटीज प्री लॉन्च को रोक पाने में सफल नहीं हुई है उस हद तक जहां तक होना चाहिए। और प्री लॉन्च, इस तरह की प्री लॉन्च के नायाब नायाब तरीके बिल्डर से निकाले हैं। एनसीआर के बारे में मैं बड़ा भारी इस मामले में सस्तों के कंफर्म करने गए थे, मैं तो खुद इस चीज से बड़ा भारी परेशान रहा हूं कि प्री लॉन्च को कैसे रोका जाए। हमारे पास कोई जाकर के वहां छापे मारने की पावर नहीं थी। कानून में और सख्ती लाने की जरूरत है। प्री लॉन्च जैसी चीजों को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। प्री लॉन्च के कारण नंबर 2 का पैसा मार्केट में दुनिया भर का आता है, क्योंकि प्री लॉन्च में क्या करते हैं, वो कुछ पैसा लेते हैं नंबर 1 का, बाकी नंबर 2 का ले लेते हैं, तो बेचारा फंस जाता है। आज भी गुड़गांव में एक नायाब चीज है जो कि पूरे कंट्री में नहीं होती थी, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनवाते हैं। मेरा चैलेंज जो आपने पॉइंट उठाए ना, वो सारे पॉइंट उसमें हम कवर किए थे और राइट फ्रॉम डे 1 हमने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने कहा ना स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स एंड ये सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये अपलोड होती है। इसमें एक एक स्पेसिफिकेशन, कौन सी फिटिंग होगी, किस मेक की होगी, किस प्राइस रेंज की होगी, वहां तक स्पेसिफिकेशन है। रेडा इफेक्टिव धीरे धीरे हो रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी सर। बात वाजिब है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान जरूरी है। कानून में जो बदलाव आने चाहिए थे, ठीक। हमने जब सोचा था, कानून आया था 6 महीने में, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई कि 6 महीने में 8 महीने में परिवर्तन आ जाएगा कानून में, बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनी, रेरा की कमेटीज बैठी, कमेटीज ने रिपोर्ट दी, लेकिन कानून में अभी परिवर्तन नहीं आया है। कानून में अभी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है, बिल्कुल रेरा सर। को और इफेक्टिव करने की जरूरत है। आज भी एलओटी के साथ अन्याय होता है। बिल्कुल सर, बड़ी अहम बात कही आपने। सबसे बड़ी बात यह कि ये आपने मुखर होकर रेरा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात की। काश इसी तरह से बाकी राज्यों के रेरा चेयरमैन भी अगर रेरा की कमियों को इसी तरह से इंगित करते रहें तो शायद हम रेरा को और मजबूत होता हुआ देखेंगे। हालांकि एक शानदार कदम है हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के रेरा को और मजबूत बनाने के लिए, घर खरीदारों को मजबूत बनाने के लिए, ताकि घर खरीदारों की मेहनत की गाढ़ी कमाई फंस न सके। रिकवरी मैकेनिज्म मजबूत होगा तो अनियंत्रित बिल्डरों पर लगाम भी कसेगी और सबसे बड़ी बात यह कि रेरा अपने उद्देश्य में सफल होगा। जैसा कि हम बार बार आवाज उठाते आए हैं कि लोगों को कागज पर फैसला नहीं चाहिए, वास्तविक न्याय चाहिए, जो शायद कम से कम हरियाणा में तो अब होता हुआ दिख सकेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डॉक्टर के खंडेलवाल सर, और अभय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक फैसले की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं अगली खबर की। घर खरीदारों के लिए काम की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 54 के तहत प्रॉपर्टी में एलटीसीजी का लाभ लेना चाहते हैं। दरअसल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की दिल्ली ब्रांच ने एक आदेश दिया है। अपने आदेश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट लेने के लिए खरीदे गए घर में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं और परिभाषित भी किया है। तो आखिर मामला क्या है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, और अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या काम की बात है, आपको विस्तार से बताएंगे हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट महादेव बिरला हैं। उनसे बात करते हैं। महादेव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि पूरा मामला क्या है वो समझाइए। इसके साथ ही मैंने देखा कि इस आदेश में, इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र है, वो फैसला क्या था वो भी समझाइए। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पूरा मामला है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच का एक डिसीजन आया है। उसमें जो करदाता है उन्होंने सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत छूट के लिए, एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया गया था,
और वो क्लेम जो है असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किया गया था। क्लेम करदाता का ये था कि करदाता ने एक जो उनकी प्रॉपर्टी थी, हाउसिंग प्रॉपर्टी, वो बेच के उन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी और नई प्रॉपर्टी जमीन खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया। उस कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने के लिए उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए उन्होंने सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में छूट के लिए क्लेम किया, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। जब असेसिंग ऑफिसर ने ये डिसीजन लिया तो करदाता ने इसकी अपील करी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में। वहां पे करदाता के फेवर में डिसीजन आया और उन्होंने ऐसा माना कि जो एग्जम्पशन ली गई है वो बराबर ली गई है। लेकिन फिर बाद में असेसिंग ऑफिसर मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये अपील करी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जो घर जिसमें अगर बेसिक सुविधाएं नहीं है रहने की, या जो घर रहने लायक स्थिति में नहीं है, वो घर वास्तविक में घर नहीं है और उसकी छूट सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में नहीं ली जा सकती। अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बताना चाहूं, सीधे शब्दों में कहूं, तो जो घर है वो घर जब ही होगा जब उसमें बेसिक सुविधाएं है, और अगर अदरवाइज वो घर नहीं है उसकी एग्जम्पशन जो है सेक्शन 54 में नहीं ली जा सकती। बिल्कुल, यानी सीधी तौर पर यह कहा जा सकता है कि घर के बदले घर ही होना चाहिए, तभी धारा 54 का फायदा आप ले सकेंगे। किसी और निर्माण को घर बताकर आप लाभ नहीं ले पाएंगे, उल्टा पेनल्टी लगेगी सो अलग। ये भी बताइए कि आईटीए के इस फैसले का किन लोगों पर सीधी तौर पर असर पड़ेगा? सर, ये सीधे उन लोगों पर असर पड़ेगा जो कि अपना घर या तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है जिसमें अपना नया घर खरीदने जा रहे हैं, या ऐसे कस्टमर को इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बुक कर रखी है और जिनके प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन डेट है वो 3 साल से ज्यादा है। ऐसे प्रोजेक्ट में जहां घर खरीदा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि सीधे सीधे ये जो इस डिसीजन का जो प्रभाव है उन खरीदारों पर पड़ेगा। क्यों कि इस डिसीजन से एक सिंपल जो चीज सामने आती है वो ये है कि आपने भले घर खरीद लिया है, आपने भले उसका जो सेल डीड है वो अपने नाम पे कर दिया, प्रॉपर्टी भले अपने नाम पे ट्रांसफर कर दी हो, लेकिन अगर वो घर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो घर नहीं कहलाएगा। इसलिए ये सीधे सीधे प्रभाव अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मकानों पर पड़ेगा। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल इसमें, एक आम घर खरीदार के लिए क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? जो लोग किसी प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं, अपना खुद का निर्माण कर रहे हैं और धारा 54 के तहत एलटीसीजी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बारीकियां देखने की जरूरत है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो जो सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो सीधे सीधे कहता है कि जो आपने घर बेचा है उसके बदले में आपको घर ही खरीदना है, या कोई भी जो घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी वही है। तो इसमें गोदाम, शॉप और उसकी बात तो सेक्शन 54 में नहीं आती है। दूसरा, उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट का जो है कंस्ट्रक्शन स्टेटस, सपोज उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 1-2 साल हो गए कंप्लीट होने में, लेकिन उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, उसके बाद उनको वो डिसीजन लेना चाहिए रेरा पर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को देखते हुए। क्यों? और तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड भी उनको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल में अगर कंप्लीट नहीं हुआ, भले ही प्रमोटर ने उस घर के रेस्पेक्ट में सेल डीड कर दी हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो, लेकिन अगर वो घर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग यूज परमिशन अगर नहीं आया है, तो ये कहलाया जाएगा तो वो घर रहने लायक की स्थिति में नहीं है। और ये जो दिल्ली बेंच का और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो सीधा सीधा इन प्रॉपर्टी पर असर करेगा। और ये जो करदाता है जो अगर सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेने जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि इन जजमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अवेयर है। यानी मोटे तौर पर आपने जो बताने की कोशिश की कि अगर वो एलटीसीजी का फायदा लेना चाहते हैं तो निर्माण की समय सीमा का सबसे अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं तो बारीकी से जांच कर लें कि रेरा में कंप्लीशन डेट क्या है और उस समय तक ये पूरी तरह से तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और बड़ी बात कि उस समय सीमा में घर पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर ओसी नहीं आई है या बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं आई है तो आपको एलटीसीजी का लाभ मिलने में अटकाव आ सकता है। बहुत शुक्रिया करेंगे महादेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर अपनी राय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।